पार्सेवल्स पावर थ्योरम या पार्सेवल्स पावर रिलेशन। पार्सेवल्स पावर रिलेशन समझिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, जब भी हम कोई सिग्नल एफ ऑफ टी कंसिडर करते हैं एंड वी नो दैट एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल, जैसे जब भी हम कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी कंसिडर करते हैं और उस सिग्नल एफ ऑफ टी के लिए हम जब फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, दैट सिग्नल एफ ऑफ टी इज ऑब्वियसली वी नो दैट अ पीरियोडिक वेव फॉर्म। ओके, क्योंकि ये सुटेबल होता है टू राइट द फोरियर सीरीज फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये बात हमको समझ में आती है। अब हम जानते हैं कि जो एफ ऑफ टी का या फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। फोरियर सीरीज फॉर गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी कैसे लिखा जाता है, देखें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिखते हैं हम ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, डिस्कशन इस पे किया हुआ है। ये हमारे पास एफ ऑफ टी का रिलेशन है। अब हम जानते हैं कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है उसके लिए किस तरह से पावर कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम डोमेन में हमने डिस्कशन किया था कंप्लीट। तो आपको मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि कोई भी साइनसोइडल फंक्शन हो या कोई डीसी फंक्शन हो, उसकी जो स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू का जो स्क्वायर है, दैट्स द पावर ऑफ सिग्नल। करेक्ट है। लेकिन हम जानते हैं फोरियर सीरीज के अंदर किसी भी सिग्नल को साइन, कोसाइन और डीसी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर इस एफ ऑफ टी के लिए मैंने कहीं फोरियर सीरीज लिखी हुई है और उस फोरियर सीरीज के लिए अगर मुझे क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है, देन इजिली आई कैन कैलकुलेट द पावर बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी। क्या आएगा जरा पावर की वैल्यू? पावर की वैल्यू जैसे ए नॉट यहां पर है तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है, डीसी का स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू है ना, तो ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब यहां पर जैसे एन की वैल्यूज आप लेते जाएंगे, अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में एन की वैल्यू में इवन हार्मोनिक्स रहने वाले हैं, ऑड हार्मोनिक्स रहने वाले हैं, साइन फंक्शन रहने वाला है ओनली, कोसाइन जीरो हो जाएगा, या कोसाइन रहने वाला है साइन जीरो हो जाएगा, या दोनों रहने वाले हैं अकॉर्डिंगली। तो ऑब्वियस है कि पावर का वैल्यू भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन हम एक जनरल फॉर्मेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी जो है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, ए एन बाय रूट 2 है। करेक्ट है। एंड स्क्वायर ऑफ दैट आरएमएस वैल्यू व्हाट, ए एन बाय रूट 2 होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए एन स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस यहां पर क्या होगा इसका आरएमएस वैल्यू इतने वाले पार्ट का, बी एन बाय रूट 2 होगा। करेक्ट है। तो इसका क्या आएगा, बी एन स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ये हमारे पास पावर की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, जनरेट हो गई। दिस इज अ पावर पी ऑफ द सिग्नल, ए नॉट स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एन स्क्वायर बाय 2। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, इसे बोलते हैं पार्सेवल्स पावर रिलेशन। अब यही रिलेशन हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के लिए भी कंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के लिए कैसे लिखेंगे। उसके पहले आप इसको स्क्रीन को रोक दें, फटाफट से इस रिलेशन को नोट कर लें। लिख लिया आपने? चलिए अब मैं इसको डिस्कस करता हूं फॉर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। अब सिंस हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज किस तरह से लिखी जाती है, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करें यहां पर, तो क्या होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिखते हैं इस तरह से, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी एन ई ऑफ जे एन ओमेगा नॉट टी। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसका, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। ओके, अब यहां से समझिएगा जरा, ये लिख दिया हमने माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सी एन ई ऑफ जे एन ओमेगा नॉट टी। अब इसके लिए मुझे पावर कैलकुलेट करनी है डेफिनेटली, तो जो फेजर है उसका आरएमएस वैल्यू होगा सी एन इटसेल्फ, है ना, सी एन होगा, और स्क्वायर ऑफ दैट आरएमएस वैल्यू वुड बी व्हाट, सी एन स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। यानी कि इसके लिए अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है, देन आई विल से दिस पावर पी इज इक्वल टू व्हाट, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन स्क्वायर। इस तरह से इसकी पावर की कैलकुलेशन को लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसमें एक बहुत ही कॉमनली
जनरेटेड कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन क्या है उसको पहले दूर करते हैं। देखिएगा यहां पर हमने क्या लिखा है, देखो अल्टीमेटली तो आंसर वही आना चाहिए ना, सेम, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से लिखें या कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज से लिखें, क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्या है, सेम रिजल्ट्स हैं, कोई अंतर नहीं है। तो अब जब जरा यहां पर पावर गौर करें आप, तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमने लिखी है। सो n की कोई भी वैल्यू, सपोज n इक्वल टू 1 बोला आपने, तो आप बोलेंगे a1 स्क्वायर बाई 2 प्लस b1 स्क्वायर बाई 2, दैट्स विल बी द पावर फॉर n इक्वल टू 1। करेक्ट है? ओके, अगर मैं cn मैग्नीट्यूड और an मैग्नीट्यूड, जो an bn है उनके रिलेशन की बात करता हूं, तो मुझे एक चीज मालूम है, सिंस ये अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अभी मैं जैसे बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन की स्थिति में क्या होगा, यहां पर अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये पॉइंट तो डिस्कस हो ही नहीं। तो वो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपको, जब आप इसको समझेंगे इस चीज को, तब ये कंफ्यूजन राइज होता है। क्या होता है वो कंफ्यूजन, मैं पहले बताऊंगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिएगा कंफ्यूजन क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं cn इक्वल टू क्या है, an/2 माइनस jbn/2 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। cn का मैग्नीट्यूड निकालो कितना रहा है, cn का मैग्नीट्यूड आएगा यहां से रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, सही है ना। 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा ऐसा कुछ, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। करेक्ट है मैग्नीट्यूड इसका। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होगा। स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ an स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसा आएगा। अब जरा इस रिलेशन को देखो, इसको देखो, फिर इसको देखो। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, cn स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ पावर। करेक्ट। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, an स्क्वायर बाई 2 प्लस bn स्क्वायर बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ पावर। यहां पर हमने देखा डिवाइड बाई 2 हो गया ये एक्चुअली। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पावर इसमें आधी हो जाएगी, जैसे कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज लिखते हैं आप। सोचो क्या किया है हमने यहां पर, बात समझ में आई कि नहीं आपको। मैंने बोला कि an स्क्वायर बाई 2 प्लस bn स्क्वायर बाई 2, जैसे मान लीजिए आप n की कोई भी वैल्यू ले लें, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं n इक्वल टू 5 पर पावर का जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसकी पावर कितनी है, तो फिफ्थ हार्मोनिक की पावर इसमें से कितनी आएगी, a5 स्क्वायर बाई 2 प्लस b5 स्क्वायर बाई 2। यहां से कितनी आएगी, देखो कितनी आएगी, a5 स्क्वायर बाई 4 प्लस b5 स्क्वायर बाई 4। तो ऐसा थोड़ी होता है कि यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे तो इतनी आएगी a5 स्क्वायर बाई 2 प्लस b5 स्क्वायर बाई 2, यहां से आएगी a5 स्क्वायर बाई 4 प्लस b5 स्क्वायर बाई 4। ये तो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं जो cn है वो c ऑफ माइनस n भी तो है। एग्जैक्टली हम यहां पर अगर c ऑफ माइनस n का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो भी कितना आता है, ये आता है। क्लियर है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि पावर ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, अब पूरे डिस्कशन का की पॉइंट, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रीवियस गेट में आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, वहां से और आपको क्लियरिटी मिलेगी। पावर ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, तो पहले वाला जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का, जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, वहां से हम ऐसे लिख देंगे an स्क्वायर बाई 2 यानी कि a5 स्क्वायर बाई 2 प्लस bn स्क्वायर बाई 2 यानी b5 स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आंसर। अब इसी बात को हमें यहां से जब जस्टिफाई करना हो इन कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, तो कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। p इज इक्वल टू हमने लिखा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ cn या c5 स्क्वायर लिखूंगा मैं, करेक्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ c5 स्क्वायर तो सब रायता फैला देगा। देखो क्या होगा, a5 स्क्वायर बाई 4 प्लस b5 स्क्वायर बाई 4 आ गया, ये तो आधा पावर आ गया इसका। साथ में हमें क्या लिखना होगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस 5 स्क्वायर। ओके, अब ये इतना आ गया, ये हमने लिख लिया। विद्वान लोग क्या करते हैं, c ऑफ माइनस 5 स्क्वायर की वैल्यू जब लिखते हैं तो a5 स्क्वायर बाई 4 प्लस b5 स्क्वायर बाई 4 आती है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो जो थोड़े से भी दिमाग का इस्तेमाल हमसे 0.01% ज्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। यानी कि जब भी मैं, अब मेरी बात सुनना, जब भी मैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट cn को यूज करके पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, तो एट दैट टाइम विल कंसीडर दिस पावर p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द c5 स्क्वायर। बेसिकली क्या हुआ कि हमने
यहां पर जो फोरियर सीरीज लिखी है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज वो n माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो जब आप n की वैल्यू 5 लेते हैं तो एक तो बनता है कॉम्प्लेक्स जो कि C5 है और एक बनता है दोस्तों कॉन्जुगेट जो कि C-5 है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट की पावर प्लस उसके कॉन्जुगेट पार्ट की पावर दोनों को ऐड करते हैं तब हमको मिलती है टोटल पावर। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें आप जब भी n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, तो जितनी n की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी दोस्तों उतनी ही n की नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। सिली मिस्टेक कहां हो जाती है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक पर पावर पूछ ली जाए, फिफ्थ हार्मोनिक पर पावर निकालो भाई, तो फिफ्थ हार्मोनिक पर an bn से तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पे चलता है, ये कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम इसे कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज से हैंडल करते हैं तो वहां पर एक कॉमन मिस्टेक आपसे नहीं हो, इसलिए ध्यान रखें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब भी किसी n की वैल्यू के लिए cn की वैल्यू लिखेंगे हम वहां पर पावर को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूंगी 8th हार्मोनिक की पावर निकालो, तो आप क्या करेंगे n इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे इन द cn वैल्यू और जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दैट विल बी द पावर ऑफ 8th हार्मोनिक। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो दोबारा से मैंने जो बोला है उस पूरी बात को सुन लें ध्यान से। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज के साथ एंड विल डिस्कस द सम मोर कॉन्सेप्ट्स इन द फोरियर सीरीज। ओके, चलिए, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज, कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक, कुछ और बची हुई हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं ब्रीफली। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिखें यहां पर टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल आपने लिया एफ ऑफ टी, ओके, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है Cn, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें सिग्नल को एफ ऑफ टी को एफ ऑफ माइनस टी बना दूं, क्या करें हम इसको टाइम रिवर्सल कर दें, देन इट्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट विल आल्सो बी n बिकम्स माइनस n। जहां भी n होगा वहां पर माइनस n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होती है, इस पे बड़े आसान से 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी मान लीजिए मैं सिग्नल एफ ऑफ टी लूं, उस पर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको दे दूं और एक स्टेटमेंट ऐड कर दूं, व्हाट विल बी द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फॉर द सिग्नल एफ ऑफ माइनस टी। तो क्या करेंगे आप, जहां भी n होगा उस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अंदर वहां पर हम n को क्या बना देंगे, माइनस n बना देंगे। तो ये डायरेक्टली इन पर 1 मार्क क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत चांसेस होते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टाइम कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टीज। कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेट जब करते हैं हम, समझिए कैसे। मान लीजिए एफ ऑफ टी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है, उसके लिए आपने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाला तो आंसर आया Cn, ओके। अब अगर हम यहां पर इसको इस तरह से कॉन्जुगेट कर दें, एफ स्टार टी करें, क्लियर है, तो यहां से हम देखते हैं कि जो C है वो भी क्या हो जाता है, C स्टार n हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एफ स्टार टी आपने किया प्लस एफ स्टार ऑफ माइनस टी किया, सपोज दैट, तो यहां पर भी क्या हो जाता है, एफ स्टार ऑफ माइनस n हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। बात समझ पा रहे हैं। अब इस पर भी बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन बड़ी आसानी से फ्रेम किया जा सकता है। आजकल ट्रेंड भी आप देखेंगे फोरियर सीरीज में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने का। मैं कराऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको एक आइडिया भी लगेगा, प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें वो बनाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे एफ टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है, तो एफ स्टार ऑफ माइनस टी का क्या होगा या एफ स्टार ऑफ टी का क्या होगा, तो आप वहां पर क्या करें, जे को माइनस जे बना दें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अंदर। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, टाइम कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, या कॉन्वोल्यूशन लिख लेते हैं, टाइम में भी करेंगे और फोरियर सीरीज में भी। देखिए कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी 2 सिग्नल कंसीडर करूं, सपोज मैंने बोला कि एक सिग्नल f1t है, ओके, जिसका टाइम पीरियड कितना है, t0 है। f1t that I have taken is a periodic function having the time period t0, okay. Another signal मान लीजिए मैंने कंसीडर किया f2t and having the same time period t0। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने क्या कंसीडर किया, दोनों सिग्नल जो हैं वो अलग अलग हैं नो डाउट, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड जो है वो क्या है, सेम है। तो f2t that we have taken this time period having capital T0, अगर हम इन दोनों को क्या करें, कन्वॉल्व कर दें, तो जो
नया फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि जो f1t है, जो f1t हमने लिया है उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है सपोज cn1, f2t है उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है सपोज cn2। तो इनके जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, जिसको मैं चलो cn बोल दूं, तो दैट विल बी t0 टाइम्स cn1 इंटू cn2। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉन्वोल्यूशन हो रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं t0 टाइम्स इन दोनों के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए जब तक इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नहीं आता, तब तक ये बहुत कैजुअल प्रॉपर्टी है। वंस द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन इट, आसान नहीं होगा इसको एग्जाम में आंसर करना, अगर मान लीजिए हमें ये नेचर, ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नहीं मालूम है तो। ओके, सो ध्यान से इन चीजों को याद रख सकते हैं आप, कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है? याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए मैं आपको इसे लिख के दूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, जो f1t कन्वॉल्व विद f2t, फिर f of t लिखेंगे, फिर उसके लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे, तो आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, इतना समय आपके पास नहीं है सम टाइम। ओके, चलिए आप जस्टिफाई करने के लिए कर सकते हैं, कोई भी दो पीरियोडिक सिग्नल ले लें सेम टाइम पीरियड के, दोनों कन्वॉल्व करें, इंडिविजुअली उनके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है, जो फुर्सत में आप बैठे हो कभी। ओके, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले से जस्टिफाई करके देखें, और सेम टाइम पर आप क्या करें, उनको जो कैलकुलेशन है उससे सॉल्व करके देखें। आप कर सकते हैं चाहे तो, इफ यू वांट टू डू सो। ओके, ये समझ में आया। f1t कन्वॉल्व विद f2t गिव्स cn, दैट इज t0 टाइम्स cn1 डॉट cn2। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में जैसे हमने बिल्कुल डिफरेंशिएशन से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। ये सभी जो मैंने डिस्कस की हैं, इनको आप चाहें तो फॉर्मूले में अप्लाई करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे cn का जो हमारे पास फॉर्मूला है 1/t माइनस t/2 प्लस t/2 ft ऑफ माइनस gn ओमेगा नॉट t dt, उस फॉर्मूले को यूज करें, वहां से भी सारी प्रॉपर्टीज डिराइव हो जाएंगी, कोई दो राय नहीं। समटाइम ऐसा करना पड़ता भी है एग्जाम में, हम मान लीजिए भूल गए कोई प्रॉपर्टी को, तो आप उस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नहीं भूलें, क्योंकि समय बचाना भी बहुत जरूरी है। वहां बैठ के आप साइंटिस्ट वाली अप्रोच से नहीं जा सकते कि हम फोरियर सीरीज का फॉर्मूला भी वहीं पर डिराइव कर देंगे। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। टाइम इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए हमने कंसीडर किया f of t having the Fourier series coefficient cn, okay, and if I'm considering its integration then minus infinite to t ft dt, तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आता है cn। अब एज यूजुअल क्या होगा, जैसे वहां पर क्या लिखते थे टाइम डिफरेंशिएशन में, cn मल्टीप्लाई विथ jn ओमेगा नॉट, यहां पर करते थे डिवाइड बाय jn ओमेगा नॉट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन पर सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कोई दो राय इसमें नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो लिखेंगे उसको स्केलिंग प्रॉपर्टी। हमने क्या बोला? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। देखो जरा, इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से फील कराता हूं। देखो इसमें क्योंकि 2 पॉइंट है, कंक्लूड करने के लिए समझ लेते हैं जरा ध्यान से। इस पर क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास है, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर वेव मैंने ली, क्योंकि सिग्नल में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, क्या होना चाहिए, जस्ट टू एनालाइज द प्रॉपर्टी हम इसको यूज कर रहे हैं ना। इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट आई हैव टेकन अ ट्रायंगुलर वेव हियर। कुछ और भी आप ले सकते थे, सॉटूथ ले सकते थे, साइनसॉइडल ले सकते थे, जो आप चाहें वो ले सकते थे। ठीक है, ये हमने f of t ले लिया, कोई सिग्नल f of t है, ओके, जिसका टाइम पीरियड है सपोज t, 2t, 3t, इस तरह से टाइम पीरियड क्या है इसका, कैपिटल T है। इस तरह से रिपीट हो रहा है 2t, t3, tt वगैरह के इंटरवल पर रिपीट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको स्केल्ड कर दूं यहां पर, है ना, टाइम स्केल्ड कर दूं। सपोज आपने इसको a से स्केलिंग किया, समझना, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस सिग्नल f of t की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने मान ली ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट क्या है इसके लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो cn है वो क्या है, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। ऐसा हमने मान लिया है, कोई मना नहीं कर रहा है ना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको टाइम स्केल्ड कर दूं, क्या करूं, इसको टाइम स्केल्ड कर दूं बाय a।
सपोज स्केलिंग फैक्टर ए से हमने क्या किया, इसको स्केल्ड कर दिया। अब यहां से अगर हम इस चीज को समझें तो जैसे हमने लिखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स टाइम पीरियड? एज यूजुअल व्हाट इट विल बी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये जानते हैं हम, इतने विद्वान हैं सब लोग, है ना। अब मैंने इसे स्केलिंग किया, तो स्केलिंग का जो इतिहास है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कैसे करते हैं स्केलिंग? जैसे एक्सप्रेशन में हमने टी को क्या बनाया, 80। ग्राफ में क्या करें भाई, ग्राफ में डिवाइड बाय ए कर दें एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार हमने ये बात रिकॉल की है ना, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, वो जो भी है, क्लियर है। हमें समझना है कि एक्चुअली ग्राफ में होगा क्या। ग्राफ में होगा ये कि जो पूरा ग्राफ है वो 0 से t की बजाय अब क्या हो जाएगा, t को हमने बनाया 80, तो ये हो जाएगा t बाई ए, ये हो जाएगा 2t बाई ए, ये हो जाएगा 3t बाई ए। इस बात से अगर आप एग्री कर रहे हैं देन इट्स ओके। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को एक बार सुन लो आप ध्यान से, क्या वहां पर हमने डिस्कशन किया है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नया सिग्नल आया, जैसे ये जो था ना, जो ऊपर हमने लिखा था कैपिटल टी, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब जो हमारे पास नया सिग्नल आया ना एफ ऑफ 80, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, टी अपॉन ए। से यस और नो बोल सकते हैं कि नहीं, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, टी अपॉन ए। अभी ए की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये सिग्नल कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा। समझ पा रहे हैं? अब ए इज ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये कंप्रेस हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्लियर है। अगर मान लीजिए ए लेस देन 1 है तो एक्सपेंड हो जाएगा नेचुरली। ये हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से द न्यू फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर, इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसपे कई बार क्वेश्चन गेट में आपको मिलेगा, है ना। गेट के प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा। सो मैं एक आध बार मैं भी करा दूंगा, एक आध बार के जो आया हुआ है उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मेरी जरूरत भी नहीं पड़नी। देखिए फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर एफ ऑफ 80 को मैंने मान लिया कि वो टी डैश है, तो वो क्या होगा दोस्तों, टी बाई ए होगा। सच्चाई है इस बात के अंदर, बिल्कुल सही है। तो अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो जाएगी, उसको हमने मान लिया ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा तो बताओ, 2 पाई बाई टी डैश, 2 पाई बाई टी डैश होगा। इतना नोट कर लो पहले आप, है ना, स्क्रीन को रोक के फटाफट से लिख लो। इतना लिख लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा नॉट आ जाएगा दोस्तों 2 पाई बाई टी डैश। अगर मैं इसको टी के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ओमेगा नॉट विल बी टी पाई बाई 2 पाई बाई टी टाइम्स ऑफ ए। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू यहां पर आ गया ए ओमेगा, ओके। ओमेगा नॉट हमने लिया था, ओमेगा नॉट डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ओमेगा नॉट। लेकिन इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को अगर आप देखें तो अगर इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cn है तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, 1 बाई टी माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ टी ऑफ माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो वहां पर जब आप ओमेगा नॉट को ए ओमेगा नॉट से कन्वर्ट करेंगे तो सेम टाइम आप देखेंगे टी भी टी अपॉन ए से कन्वर्ट हो चुका होगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ओके। और जब फेजर में आप किसी को ए ओमेगा नॉट बनाएंगे तो टी भी टी अपॉन ए हो जाएगा। तो वो ए टी अपॉन ए का और ए ओमेगा नॉट का एक दूसरे को कैंसिल करके अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को अनचेंज्ड रखेंगे। आप फुर्सत में बैठे हैं तो फॉर्मूले को यूज करें। सीएन का फॉर्मूला थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आप भी फॉलो करो, है ना। सीएन के फॉर्मूले को यूज करें, एफ ऑफ ए टी के लिए लिखें उसको, फिर एफ ऑफ जो एफ ऑफ टी है उसके लिए लिखें पहले, फिर एफ ऑफ ए टी के लिए लिखें, यानी कि जो टी है उसको ए टी बना के लिख दें, जहां जहां टी दिख रहा है वहां ए टी करते जाएं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को जनरेट करेगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको चाहे तो एक बार सॉल्व करके ट्राई करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। देखो यानी कि जो एफ ऑफ ए टी है ना उसके लिए भी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या आएगा, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमने सपोज बोला कि वो सी एन डैश है। अब इस पूरे डिस्कशन का मैं फाइनली कंक्लूजन लिखने वाला हूं। पहले इसको लिख लिया आपने, चलो देखो कंक्लूजन क्या है। अब हम इससे बोल रहे हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी।
टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। समझते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई सिग्नल ft है जिसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है Cn, टाइम पीरियड है कैपिटल T, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ओके, तो अगर हम इसको स्केलिंग कर देते हैं तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो नया फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आया Cn डैश, वो Cn के ही इक्वल है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है, वही रहता है। ओके, जो नया टाइम पीरियड आया है T डैश, वो T अपॉन A हो चुका है। जो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया है ओमेगा नॉट डैश, वो A ओमेगा नॉट हो चुका है। ये बोला जाता है इसे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज। याद कर लेंगे आप, इसको याद हो जाएगी। चलिए, अब ये डिस्कशन मैंने समझा दी कैसे ये लिखा हमने, बट एट लास्ट आपको इसे याद रखना चाहिए। ओके, चलिए, शॉल वी गो हेड, लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फोरियर सीरीज कॉन्सेप्ट।